हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत समय तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों फील्ड्स को बिल्कुल सेपरेट और अनरिलेटेड फील्ड्स की तरह माना जाता था कि दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब ओरिस्टेड और एम्पियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और ये इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, यानी कि इनमें आपस में कोई रिलेशन है। कैसे? आपने पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और लेटर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड जोसेफ हेनरी demonstrated that electric currents were induced in closed coils when subjected to changing magnetic field। अगर closed coils में magnetic field लगातार change हो रही है, changing magnetic field में रखी हुई है, तो उनमें एक induced current डेवलप हो जाती है, जो कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि यदि किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड करंट उसमें डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इंटर रिलेशन, आपस में जो रिलेशन है वो सामने आया। और लेटर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज अचीव्ड बाय मैक्सवेल एंड लॉरेंज। दे पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी which they showed the interdependence of these two subjects। जो मैक्सवेल और लॉरेंज की थ्योरी है, उन्होंने शो किया कि ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट हैं। एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज पुट फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फील्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि दोनों मिला के एक फील्ड बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। और जिस तरह से मैकेनिक्स में न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं या ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस इन इक्वेशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। क्या है ये इक्वेशंस? पहली इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने यूनिट 1 में पढ़ा है। E डॉट डी ए, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये जो टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देन सेकंड है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, B डॉट डी ए। B डॉट डी ए क्या कहलाता है? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। फिर थर्ड है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या स्टेटमेंट है इसका? द इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई, जिसको हम E डॉट डी एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फोर्थ है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B डॉट डी एल फॉर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, इसमें जो है मैक्सवेल ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इसको। क्या मॉडिफिकेशन किया था? ये जो B डॉट डी एल है that is equal to through a closed loop is equal to mu naught into IC plus ID, जिसमें IC तो सेम यही है जो हम कंडक्शन करंट लेते हैं कि जो सरफेस के थ्रू करंट पास हो रही है, दैट इज द कंडक्शन करंट। ID कुछ अलग टर्म है, एक नई टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट।
और ये कंडक्शन करंट से टोटली डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट वैल्यू कितनी होती है इसकी, दिस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, कि जब ये कंडक्शन करंट फ्लो होती है आईसी कंडक्शन करंट क्या होती है, जो कि किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब अराइज होती है, जब कहीं भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, डी फाई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो अराइज होती है एक करंट जैसी क्वांटिटी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और ये इन टर्न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कंडक्शन करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है हमने करंट का, कंडक्शन करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आ रही है, कंडक्शन से नहीं आ रही है, ये आ रही है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि स्पेस में कहीं भी कंडक्टर की जरूरत नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की जरूरत नहीं है, कहीं भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में एक करंट जो है वो डेवलप होती है जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, और वो इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो है फेराडेज लॉ और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ आपस में काफ़ी सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक कैसे हैं, फेराडेज लॉ में क्या होता है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो डिस्कवरी थी, ये जो है दैट इज द बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती हैं ये, दे आर कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपेगेट इन स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोपेगेट हो रही है विदाउट एनी मीडियम, और कैसी फील्ड है ये, टाइम वेरिंग, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये जो वेव्स कंस्टिट्यूट करती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इनकी जो स्पीड होती है, इन इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं तो इनकी स्पीड कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिक्स स्पीड आती है इनकी। और जब ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट से हम जब लाइट की स्पीड निकालते हैं तो वो भी इतनी ही आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि लाइट जो है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसी के साथ ही, इसी कंसेप्ट के साथ ही मैक्सवेल ने तीनों डोमेन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट तीनों को यूनिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट तीनों ही डोमेन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। देन सोर्सेस ऑफ ईएम वेव्स, यानी कि ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। नाइदर स्टेशनरी चार्ज nor charges in uniform motion या steady currents can be sources of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ना तो हम स्टेशनरी चार्ज यूज कर सकते हैं और ना ही यूनिफॉर्म मोशन में चार्जेस जो हैं यानी कि स्टेडी करंट्स को यूज नहीं कर सकते। क्यों? द फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये जो स्टेशनरी चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होगी, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। The latter produces magnetic fields, however do not vary with time. और जो अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। दोनों ही चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का भी, मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म में हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव की थी, जैसे कि स्ट्रेट वायर के लिए वायर-सेवर्ट लॉ की हेल्प से, या कॉइल के लिए सेंटर में एक्सिस पे। फिर हमने जो है एम्पियर्स लॉ यूज़ करके टॉरॉइड की और सोलेनॉइड की फील्ड निकाली थी। तो हमने देखा था सारी फील्ड्स जो हैं वो करंट पर डिपेंड करती हैं, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और अगर आई कांस्टेंट होगी, स्टेडी करंट होगी, तो बी भी कांस्टेंट होगी। और हमें कैसी फील्ड चाहिए, टाइम वेरिंग। तो इसका मतलब स्टेशनरी चार्जेस या यूनिफॉर्म चार्जेस, यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्जेस हैं उनसे जो है हमको ईएम वेव्स नहीं मिल सकती है। तो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेटेड चार्जेस। कैसे चार्जेस चाहिए हमको, एक्सेलरेटेड।
जिनमें कि एक्सेलरेशन हो रहा हो। अगर एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो करंट कांस्टेंट नहीं होगी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग, और करंट कांस्टेंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। और साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार चेंज होंगी। तो क्या क्या है सोर्स ऑफ EM वेव्स? एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो भी एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं उनसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चार्ज लिया है ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। ऑसिलेशंस में हमने लास्ट ईयर पढ़ा है 11th क्लास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी ऑसिलेशंस होते हैं उनमें एक्सेलरेशन होता है। तो अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। एंड दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। और एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के साथ चेंज होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी लगातार चेंज होगी। एंड विच इन टर्न इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, या हम कह सकते हैं द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर as the wave propagates through the space। जैसे जैसे वेव आगे प्रोपगेट करती है ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को रीजनरेट करती रहती हैं। दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज हमने ऑसिलेटिंग लिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही जो है किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटिंग चार्ज हमने कहाँ पढ़े हैं? that is LC oscillations। लास्ट चैप्टर में था ये, जब हम इंडक्टर को कंडक्टर कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं एक चार्ज कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर जो है बार बार डिस्चार्ज और चार्जिंग होती है, और इसी तरह से इंडक्टर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, बैक EMF डेवलप होता है, और चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। तो ये जो ऑसिलेशंस हैं LC ऑसिलेशंस, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The energy associated with this propagating waves come at the expense of the energy of the source, that is the accelerated charge। और ये जो एनर्जी हमें मिल रही है वेव की वो कहाँ से आ रही है? जो चार्ज की एनर्जी है एक्सेलरेटेड चार्ज की, उसी की कॉस्ट पर हमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले हर्ट्ज ने और JC बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया लेबोरेटरी में और उनको डिटेक्ट किया, लेकिन वो काफ़ी कम वेवलेंथ की थी, कितनी? 25 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक की। और इसके बाद मार्कोनी ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत दूर तक प्रोपगेट करने में सक्सेस पाई। कितनी दूर तक? मैनी किलोमीटर्स, काफ़ी किलोमीटर्स दूर तक उसने उसको प्रोपगेट किया। और ये जो है ब्रेकिंग पॉइंट था किसका? कम्युनिकेशंस का, कि पहले रेडियो, टीवी, मोबाइल और इस तरह से आजकल तो इतना डेवलपमेंट हो गया है, सभी का बेसिस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमने पढ़ ली हैं कि क्या होती हैं, इनमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड आर क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स से, ऑसिलेटिंग चार्जेस से। अगर स्टैटिक चार्ज होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वाइब्रेटिंग चार्ज होता है यानी कि एक्सेलरेशन में होता है तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि टाइम वेरिंग होती है यानी कि टाइम के साथ चेंज होती है। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये किस तरह से होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। इसमें हम दो फील्ड्स देख रहे हैं ऑसिलेट करते हुए,
एक ये अप एंड डाउन ऑसिलेशंस है और एक ये जो छोटे वाले ऑसिलेशंस दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, बैक एंड फोर्थ। यानी कि ये जो अप एंड डाउन ऑसिलेशंस हैं ये प्लेन ऑफ द पेपर में है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है वो भी प्लेन ऑफ द पेपर में मूव कर रही है। ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं, प्लेन ऑफ द पेपर में है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे ऑसिलेट कर रही है, अप एंड डाउन। जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो ऑसिलेट कर रही है कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। और वेव कैसे मूव कर रही है, इसके एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब EM वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्स वेव हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ी है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें की पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होते हैं। किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होते हैं ऑसिलेशंस। EM वेव्स में दो तरह के ऑसिलेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, और दोनों ही जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये इसकी एक मेन प्रॉपर्टी की ये ट्रांसवर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर हैं to the direction of propagation and perpendicular to each other. Also both fields are in same phase. साथ ही दोनों fields same phase में हैं। सेम फेज का क्या मतलब है, दोनों साथ साथ जीरो हो रही हैं, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन है जिसमें कि वेव प्रोपगेट हो रही है। ये जो वाई डायरेक्शन दिखा रखी है ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये जो जेड डायरेक्शन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप इसमें प्रोपगेशन में देख रहे होंगे कि दोनों साथ साथ पॉजिटिव होती हैं, साथ साथ जीरो होती हैं, साथ साथ नेगेटिव होती हैं। ये जो वाई एक्सिस अपर पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। अगर हम जेड के इधर जाएंगे तो नेगेटिव है, और वाई के डाउन साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये एरोस आपको शो कर रहे हैं कि दोनों साथ साथ पॉजिटिव हो रही हैं और साथ साथ नेगेटिव हो रही हैं, साथ ही ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई एंड जेड, और एक फील्ड को हम अगर एक्स एक्सिस में बना रहे हैं तो दूसरी को वाई एक्सिस में बनाएंगे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो क्या होगी, जेड होगी। अगर हम इनको इक्वेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो हमको ई एक्स लिख सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। हम वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, लास्ट ईयर पढ़ी थी हमने ये। तो इसमें एक्स क्या था, डायरेक्शन जिसमें वेव मूव कर रही है, और वाई डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, और जो प्रोपेगेट कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में है। तो हम क्या लिखेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एंड यूनिट वेक्टर आई। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ये बी वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जे कैप अलोंग द वाई डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, या हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का सी टाइम्स होता है, और सी क्या है इसमें, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। Next, they differ from the other waves we have studied so far in respect that no material medium is involved in the vibrations of electric and magnetic field. जो हमने 11th क्लास में वेव पढ़ी थी, साउंड वेव्स पढ़ी थी, ऑर्गन पाइप्स की और स्ट्रिंग्स की, सभी में क्या चाहिए था, हमको कोई मीडियम चाहिए था, लेकिन इसमें
नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व्ड। इन वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में इनकी स्पीड होती है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिलेटेड टू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और क्या रिलेशन होता है? c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में इनकी स्पीड इतनी होती है और अगर हम इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे विल गेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मीडियम रखते हैं, ये वेव्स जो है मीडियम में भी प्रोपेगेट हो सकती हैं। अगर हम मीडियम में रखते हैं देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मटेरियल मीडियम इज गिवन बाय, तब उसकी स्पीड हम कैसे निकालते हैं? ये हमने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिए थे, इनकी जगह हम क्या लेंगे? म्यू और एप्सिलॉन। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में वेव प्रोपेगेट हो रही है। और इसी तरह से एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच द वेव इज प्रोपेगेटिंग। और इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। वो डिस्क्राइब करती, वो एक ऐसी क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट होती है किसी मीडियम से। इसी तरह से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो कितना मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सब्सटेंस को कैसे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है electromagnetic waves carry energy as they travel through space and this energy is shared equally by the electric and magnetic field। जब ये EM waves travel करती हैं तो ये एनर्जी कैरी करती हैं और ये एनर्जी जो दोनों फील्ड्स हैं उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में इक्वली शेयर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब हमने कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो हमने डेंसिटी भी निकाली थी इसकी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यानी कि स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरिड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरह से द एनर्जी कैरिड बाय द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी कैरी कर रही है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये जो हमने इंडक्टर की एनर्जी निकाली थी हाफ एल आई स्क्वायर, उसके थ्रू हम जो है ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इट, यानी कि उसमें जो है एक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड होती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कंसिडर ए प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स। मान लीजिए ईएम वेव्स जो है वो ऐसे मूव कर रही हैं, तो अगर हम एक प्लेन लें इसके परपेंडिकुलर और इस प्लेन में कुछ चार्ज पार्टिकल्स रखें, कोई भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जैसे ही ये ईएम वेव्स इन पार्टिकल्स पे पड़ती हैं तो क्या होता है? ये इन चार्जेस को मोशन में सेट कर देती हैं। On this plane, electric charges will be set and sustained in motion by the electric and magnetic field of the electromagnetic wave। कैसे? इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई पार्ट है, वो चार्जेस पे फोर्स लगाएगा क्यू ई, सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो चार्जेस मूव करेंगे और जब चार्ज मूव करेंगे तो मैग्नेटिक पार्ट जो है वो उसको जो है रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल्स इसमें मूव करने लगते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके ऊपर पड़ती है, यानी कि वो उनको क्या दे रही है? एनर्जी एंड मोमेंटम। कहाँ से मिल रहा है उनको? दे एक्वायर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम द वेव्स। और ये शो करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक अदर वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स को मोशन में सेट कर देती हैं, इसका मतलब ये उनके साथ में एनर्जी और मोमेंटम शेयर करती हैं, यानी कि इनमें ये जो है एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। और इसीलिए जो है सिंस इट कैरीज मोमेंटम एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर विच इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। और जिस सरफेस पे पड़ती हैं उस पर एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं जिसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ऑल्दो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है जो कि हमको महसूस नहीं होती है। The next is electromagnetic waves transport momentum as well।
When these waves strike a surface, a pressure is created on the surface. If total energy transferred to the surface in time t is u, then the total momentum delivered to the surface is u upon c. अगर u जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू u अपॉन c, इतना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर करेंगे. When the sun shines on your hand, you feel the energy being absorbed from the electromagnetic waves. Your hands get warm. हाथ गर्म हो जाता है जब सन में रखते हैं तो, यानी कि हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सन की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू योर हैंड. एनर्जी के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट की, या क्या है, मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रही हैं. बट c इज वेरी लार्ज. मोमेंटम कितना ट्रांसफर कर रही हैं, u अपॉन c. और c की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इसलिए जो मोमेंटम है हमको पता नहीं चलता है. द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वी डू नॉट फील द प्रेशर. मोमेंटम का पता नहीं चलता है और इसलिए हम प्रेशर भी महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल. कितनी होती है, ये जो कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है इसकी मेजर किया था रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट एंड वाज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर में 7 × 10⁻⁶, यानी कि ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना आपका हाथ है लगभग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, द फोर्स ड्यू टू द रेडिएशन इज ओनली 7 × 10⁻⁹ न्यूटन. इसलिए हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. तो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. 8.7 क्वेश्चन नंबर. The amplitude of magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is 510 nanotesla. B नॉट given है हमको 510 nanotesla. नैनोटेस्ला है, टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे. What is the amplitude of electric field part of the wave? हमको निकालना है कि E नॉट कितना होगा. जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उससे हम निकाल सकते हैं. कितना हमने पढ़ा है कि B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C, या हम लिख सकते हैं E नॉट इज इक्वल टू C इंटू B नॉट. C की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, B नॉट की वैल्यू 510 × 10⁻⁹. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट 153 और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज 153 न्यूटन पर कूलम. The next question number 8.8. Suppose that the electric field amplitude of an EM wave is 120 Newton per coulomb and its frequency is 50 megahertz. Then A part find the values of B naught, omega, K and lambda, and B part find the expressions of E and P. तो given quantities में हमारे पास E naught है which is 120 Newton per coulomb और हमको frequency given है 50 megahertz. इसको हम हर्ट्स में चेंज कर लेंगे, 50 × 10⁶ हर्ट्स. ए पार्ट में सबसे पहले हमको बी नॉट निकालना है और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी. ई नॉट कितना है 120, सी की वैल्यू 3 × 10⁸. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वैक्यूम में स्पीड होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 40 × 10⁻⁸ टेस्ला, या हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁷ टेस्ला, या अगर हम नैनो टेस्ला में लिखें तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 नैनो टेस्ला. देन सेकेंड ओमेगा निकालना है हमको. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 × 10⁶. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, फिर हमें निकालना है के और लैम्डा. तो पहले लैम्डा निकालते हैं फिर के निकालना आसान हो जाएगा. लैम्डा कैसे निकालेंगे, हमने जो है वेलोसिटी और इसका रिलेशन पढ़ा है 11th क्लास में, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी.
तो हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c है 3 इंटू 10⁸, और न्यू कितना गिवन है हमको 50 इंटू 10⁶। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 6 मीटर्स। देन k निकालने के लिए k कितना होता है, वेव नंबर, जिसको हम डिफाइन करते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। इट मीन्स 2 इंटू 3.14 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 6.28 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1.05, और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर मीटर। ठीक है, तो ए पार्ट के हमने चारों क्वांटिटीज निकाल ली हैं। देन बी पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। तो ई का एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्स ले रहे हैं, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन पर वेट कर रही है वेव। तो क्या लिखेंगे हम इसको, E इज इक्वल टू ई नॉट कितना है 120, साइन K कितना निकाला है हमने 1.05 x माइनस ओमेगा निकाला है हमने 3.14 इंटू 10⁸ t। तो ये एक्सप्रेशन आएगी। साथ ही हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है। हमने इसको x लिया है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, y या z में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे j कैप। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू बी नॉट कितना है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन and 1.05x minus 3.14 10⁸ t। और ये x डायरेक्शन प्रोपेगेशन है, j हमने ऑलरेडी ये ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम k कैप लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस जो हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। Then next question, in a plane electromagnetic wave the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10⁻10 hertz and amplitude is 48 volt per meter। frequency given है 2 into 10⁻10 hertz और amplitude given है हमको electric field का, it means E naught is given, that is 48 volt per meter। A part में क्या निकालना है, what is the wavelength of the wave। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, c अपॉन न्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देन बी पार्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ई नॉट अपॉन सी। E naught is 48, C is 3 into 10⁸. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 16 into 10⁻⁻8 टेस्ला, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.6 10⁻⁻7 टेस्ला। Then C part, show that the average energy density of E field equals to the average energy density of B field। ठीक है, ई फील्ड की एनर्जी कितनी, डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है कितनी है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखें तो ई नॉट और म्यू नॉट। हमको प्रूव करना है कि यू ई एंड यू बी बराबर हैं। तो एक तरीका तो है हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको ई नॉट वी नॉट बी नॉट की वैल्यू पता है और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यूज भी कांस्टेंट होती है जो कि हमको मालूम है। दूसरा तरीका कैसे यूज करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यू ई, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे, हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना चाहें तो हम कितना लिखेंगे इसको, 1 अपॉन ई स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू नॉट C स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। या इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 म्यू नॉट
और E0² जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट E0/c का स्क्वायर, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 1/2 और म्यू नॉट एंड दिस वन इज B0², और जो कि किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के। ये मीन्स UE इज इक्वल टू UB। और दूसरा तरीका है कि हम जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एनर्जीज इक्वल हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम और उसकी एप्लीकेशंस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।